जो है वो 50-50% हो गया है। 50% आपके कैंसर, लंग कैंसर के पेशेंट्स वो हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, और उनमें भी जो 30 साल से कम उम्र के हैं वो तो 100% नॉन स्मोकर्स हैं। यानी कि 30 साल से कम उम्र के जिन लोगों को लंग कैंसर हो जा रहा है वो लगभग 100% नॉन स्मोकर्स हैं। तो ये कितना चिंता की बात है कि इतनी तेजी से और इतने एक डेंजरस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये कैंसर का। जी, बिल्कुल आपको सही शोध पत्र याद है। इसमें देखने की ये जरूरत है कि पहले ये रेशियो था 2:1, मतलब 2 मरीज लंग कैंसर के होते थे जो स्मोकिंग करते थे, 1 मरीज ऐसा होता था जो नॉन स्मोकर होता। अब हो गया हाफ हाफ, बिल्कुल आपने सही कहा 50%। कारण समझने की जरूरत है। दूसरा जो बदलाव हुआ, क्या पहले 50 से 60 साल की उम्र में लंग कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते थे, आज केसेस 30 साल 35 साल में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। जो महत्वपूर्ण कारण भारत में देखा गया, पहला ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, विदेशों में देखिएगा नॉर्म्स क्या है, उनको इंडस्ट्रियल मास्क दिया जाता है ताकि धुआं उनके फेफड़े में ना जाए। हमारे यहाँ रेगुलेशन ऑन पेपर है एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने का, सेफ करने का, लेकिन उनको मास्क नहीं मिलता है, उनमें लंग कैंसर बढ़ा। वायु प्रदूषण मेट्रो सिटी में तो था ही, और बहुत समय से दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में था, अब तो टाइप बी सिटी में हो गया। टाइप बी सिटी से लंग कैंसर केसेज आ रहे हैं। इसके अलावे पैसिव स्मोकिंग भी एक खतरा है। और दूसरा, डॉक्टर देशपांडे ने बिल्कुल सही कहा कि मेट्रो सिटी में वायु प्रदूषण और छोटे सिटी में चूल्हे पे खाना बनाना, लकड़ी का या कंडे पे खाना बनाना, ये बहुत बड़ा कारण बना। साथ में इसने क्या किया, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंसर का चेंज कर दिया। इसीलिए इंडियन लंग कैंसर सेपरेट एंटिटी अभी वर्ल्ड वाइड लिटरेचर में डाल दिया गया, जिसमें एक रिसेप्टर होता है EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, उसकी एबनॉर्मलिटी देखी गई। तो इसका बिहेवियर भी बदल गया इस लंग कैंसर का, डिफरेंट म्यूटेशन आ गया। तो इन सब चीजों को देखिएगा तो इंडिया में नॉन स्मोकर यंग एंड नॉन स्मोकर फीमेल, इनमें लंग कैंसर ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू मेल। मेल में भी बढ़ा है, लेकिन नॉन स्मोकर फीमेल और यंग में ज्यादा बढ़ा। तो ये बहुत बड़ा मेनेस, बहुत बड़ा प्रकोप की तरह, महामारी की तरह आ चुका है, और लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। खास करके इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड जो हो रहे हैं, जिन्होंने प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट्स गवर्नमेंट डिसीजन टू कंट्रोल और कर्टेल द एयर पोल्यूशन। स्मोकिंग को छोड़ सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन प्रदूषण का क्या करेगा इंसान? ऑक्यूपेशनल हजार्ड का क्या करे? उसको रोटी चलाने, अपनी जीविका चलानी है, इंडस्ट्री में काम करने गया है, उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर नहीं रोका गया तो ये सच्चाई है, इतना इलाज करने के लिए डॉक्टर अस्पताल होगा, न डॉक्टर होंगे, इतने मुसीबत बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल डॉक्टर रमाकांत। एक और प्रॉब्लम देश में यह है, जो प्रदूषण की बात है, शायद हम प्रदूषण को अभी तक निबंधों से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। प्रदूषण की बात आती है तो रटे रटाए शब्द बचपन से हमारे डाल दिए जाते हैं। प्रदूषण ये होता है, प्रदूषण इस रूप में होता है, प्रदूषण इस प्रकार का होता है, और वो एक रटंत विद्या की तरह प्रदूषण हमारे जीवन में है। उसको लेकर शायद वो रणनीति नहीं है जो उसको लड़ने को लेकर है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नॉन स्मोकर्स की क्या गलती है कि वो कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट शोध में देख रहा हूं जिसमें बताया गया है कि मुंबई में एक आम बाशिंदा रोजाना 4 सिगरेट बराबर प्रदूषण ले रहा है। वो नॉन स्मोकर है, लेकिन प्रदूषण में तो उसे सांस तो लेनी है, सांस तो लेना बंद नहीं करेगा। दिल्ली में ये 7 से 8 सिगरेट तो कैंसर को लेकर जो आम धारणाएं प्रचलित हैं हिंदुस्तान में कि महिलाओं में ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर या दूसरे तरह के कैंसर ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा प्रिवलेंट है, उसको थोड़ा सा एक रिपोर्ट जो है वो धता बता रही है इस डेटा को, और कह रही है कि भाई लंग कैंसर पर फोकस कीजिए।
क्योंकि लंग कैंसर बाकी कैंसर्स को पीछे छोड़ रहा है और ये बड़ा ही एक चिंताजनक आंकड़ा हम लोगों के सामने। वक्त रहते क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, शो पर आने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में, तो एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझे उसमें थोड़ा सा हैरानगी भी हुई। हमारा जो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है वो तो है इंडिया के पास, उसने काफी मदद भी की है, लेकिन उसके डेटा को लेकर, उसकी कवरेज को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड कवरेज है और उसमें भी एक अर्बन बायस ज्यादा दिखता है। शायद रूरल कम्युनिटीज के बारे में या उनमें उतनी अवेयरनेस ना हो इस बारे में, लैक ऑफ फॉलोअप उसमें बताया गया है। सर्वाइवल डेटा एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में इनसफिशिएंट जानकारी है इसमें। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब आप कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज बनाइए, तब जाकर आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए, तब जाकर आप शायद कुछ प्रॉपर ठोस इंटरवेंशन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मॉडर्न साइंस बिल्कुल डाटा के आधार पर काम करता है और आपने जो शोध करके निकाला है बिल्कुल सच है कि कैंसर रजिस्ट्री का डाटा अपडेटेड नहीं है। उसके दो रीजंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी सुझाव दे चुका हूं कैसे कर सकते हैं इसको। एक, जो मेन कैंसर हॉस्पिटल में जो मरीज ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई जा रहा है मेन, तो हमारे पास तो मैंडेट है कि उनको इंटीमेट करना है रजिस्ट्री को। लेकिन जो मरीज छोटे जगह पे टाइप बी सिटी में डायग्नोज हो रहा है, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, वहां से नोटिफाई नहीं होता है इसका, रजिस्ट्री अंडर रजिस्ट्री हो गई। कुछ ओवर रजिस्ट्री है। ओवर रजिस्ट्री मतलब है, फॉर एग्जांपल दिल्ली आया मरीज, एक हॉस्पिटल दिखाया, उसने भी इन्फॉर्म कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल गया ओपिनियन लेने, तीसरे हॉस्पिटल गया, 3 जगह से अपडेट हुआ, लेकिन इसकी संख्या फिर भी कम है। अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं जितना डाटा आपको मिला है टिप ऑफ आइसबर्ग है, और बहुत बड़ा आइसबर्ग का सिल्ला का हिस्सा समुद्र के पानी के नीचे है, जिसको देखने की जरूरत है। ये तो लोड की बात हुई। अगर ये डाटा नहीं होगा तो आप इंटरवीन क्या करेंगे? पहला इंटरवीन प्रिवेंशन पे जो करना चाहिए वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लोड नहीं समझ में आया कैंसर का लोड है कितना। प्रिवेंशन पे इंटरवीन पोल्यूशन कम हो सकता है, जिसमें मैं बता दूं 3-4 अहम मुद्दे पॉइंट। एक तो देखिए कंस्ट्रक्शन में PM10 ज्यादा निकलता है। नॉर्म्स है कि जितना एक्सपेक्टेड कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होगा उससे ज्यादा पहले ग्रीनरी तैयार कीजिए। डस्ट प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन कार्पेटिंग कीजिए, वाटर स्प्रिंकलिंग कीजिए। ऑन पेपर है, ऑफ पेपर आप जाके देख सकते हैं नहीं हो रहा है। ओपन कचड़े का ढेर दिल्ली में 50 मीटर और 100 मीटर के हाइट का बना हुआ है। थोड़ी तेज हवा चली, PM10 स्प्रेड हो गया, आपके शहर में फैल गया। रोड के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, गाड़ियां जा रही है, PM10 बढ़ रहा है। आपके पेवमेंट पे छोले भटूरे और लिट्टी चोखा के ठेले लगे हुए हैं, तो पैदल चलने वाले, साइकिल चलने वाले मेन रोड पे चलेंगे, मेन रोड पे गायें भी घूमेंगी, तो गाड़ी की स्पीड कम होगी। लोड गियर पे जब गाड़ी चलती है तो इमिशन बढ़ जाता है। बेंजीन और 2.5 PM2.5 ज्यादा इमिट होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और ये लंग कैंसर का कारण है। तो इसके डाटा को प्रूव करने के लिए आपको ये जब समझेंगे, जब इसका इम्पैक्ट समझेंगे कि पब्लिक लाइफ पे कितना है, तब आप इस पे रोक लगा पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कैंसर इकोनॉमिक्स क्या है। अगर इसको रोकेंगे तो कितना कंट्री का रेवेन्यू बचेगा, कितना लाइफ हम बचा सकते हैं, ये बहुत रिमार्केबल हो जाएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कैंसर इकोनॉमिक्स को आपको समझना होगा। देखिए, अगर आप किसी स्थिति की, किसी बीमारी की, किसी संकट की भयावहता का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो उसको बिगर पर्सपेक्टिव में उसके इंपैक्ट का असेसमेंट कीजिए। और जो टर्म कॉइन किया डॉक्टर अंशुमान ने कि कैंसर इकोनॉमिक्स को समझना होगा, पॉलिसी में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कैंसर इकोनॉमिक्स तभी पता चलेगी जब कैंसर रजिस्ट्री में प्रॉपर सफिशिएंट डेटा आएगा, उसमें कोई रूरल या अर्बन बायस नहीं होगा, जो कवरेज है उसका वो ज्यादा बढ़ेगा। जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतना अच्छा डेटा, जितना अच्छा डेटा उतनी अच्छी रणनीति। डॉक्टर देशपांडे, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? नोटिफाइबल डिजीज अगर इसको मैंडेटरी कर दें तो क्या कुछ बदलेगा? उसको सीरियसली लें। बहुत बढ़िया। देखिए, स्क्रीनिंग पॉलिसी हिंदुस्तान में लंग कैंसर की नहीं है। 2 चीजें करनी है। जापान ने बड़ी अच्छी टेक्निक प्रोटोकॉल निकाला, लो डोज CT, LDCT। एक तो इसको स्क्रीनिंग पॉलिसी में ले आना चाहिए ताकि कैंसर, लंग कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट हो। दूसरा, हर इंसान को अगर कोई भी ऐसा लक्षण, खांसी, सांस फूलना, चेस्ट में दर्द होना, सीने में दर्द होना, आप डॉक्टर को दिखाया। अगर आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस समझ के हिंदुस्तान में इलाज चल रहा होता है, लंग कैंसर
डिटेक्ट नहीं होता अर्ली स्टेज में और एडवांस हो जाता है। तो उसमें हर इंसान को चाहिए कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करे कि सर कैंसर की जांच करा लीजिए, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं। ये 2 चीजें हैं। अभी मैं डोभाल साहब, मैं कोरिया में हूँ। एक ही चीज देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हिंदुस्तान क्लीन क्यों नहीं है। हर छोटे छोटे कंट्री जाइए, देखिए कितना क्लीन है। उसको अगर करें, लोग अवेयर होंगे कि नॉर्मल दम्मा की बीमारी प्रदूषण कारण नहीं है, क्योंकि कंट्री क्लीन है, ये हो सकता है आपको लंग कैंसर हो। 3 चीजों पर अगर ध्यान दें, हमारे यहाँ भी कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा या हम रोक सकेंगे, दोनों संभव है। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बातें आज बताई गई हैं। और एक जो जाते जाते आपको ध्यान रखना है, जो डॉक्टर अंशुमान ने भी कही है, टीबी समझ के लोग इलाज करते हैं और बाद में पता चलता है कि साहब ये तो लंग कैंसर था। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपनी व्यक्तिगत जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डॉक्टर देशपांडे ने भी बहुत उस पर जोर दिया कि एक इंडिविजुअल अवेयरनेस होनी भी आवश्यकता है। बीमारी को लेकर डरे नहीं, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते आपका इलाज हो जाए। समय रहते अगर इलाज हो जाता है तो फिर वो ला इलाज नहीं रह जाता। कम से कम कैंसर के मामले में जो पहले कहा जाता था कि साहब ला इलाज है, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। समय रहते अगर आपने इसको डायग्नोस कर दिया तो कैंसर का इलाज भी मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देशपांडे, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर अंशुमान, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।